चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है तुम लोग का चेन होल्डिंग का। ठीक है, चेन होल्डिंग यानी क्या होता है कि मल्टीपल सब्सिडरीज रहेगा और उस पर हम लोग को कंसोलिडेशन करना है। अब प्रैक्टिकल में मल्टीपल सब्सिडरीज का बहुत सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे एक ऐसे होता है कि ए का सब्सिडरी बी और बी का सब्सिडरी सी। ए का सब्सिडरी बी और बी का सब्सिडरी सी। तो डेफिनेशन के हिसाब से सी ऑटोमेटिकली ए का भी सब्सिडरी होता है। ठीक है, या फिर चेन रिएक्शन एप्लीकेबल है। तो ए का बी और बी का सी, तो सी उसको बोलते हैं फेलो सब्सिडरी ऑफ ए। ठीक है, तो ये सब्सिडरी और ये फेलो सब्सिडरी, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। दूसरा ऐसे आता है कि सपोज फॉर एग्जांपल इसके पास 80% शेयर है, इसके पास 70% शेयर है। ठीक है। दूसरा ऐसे आता है कि सपोज ए के पास बी का 80% शेयर है, बी के पास सी का सपोज 40% है, और ए के पास सी का 30%। ठीक है, तो सी पे डायरेक्ट ना बी का है ना ए का है, 50 से ज्यादा किसी का भी नहीं। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव अगर देखें तो 40 + 30 70 हो रहा है, यानी कि मोर देन 50, यानी कि ऑटोमेटिकली सी सब्सिडरी बन रहा है। समझ में, क्योंकि ए बी का ऑनर है इनडायरेक्टली। अब बी इसका 40% ऑनर है, यानी कि ऑटोमेटिकली ए भी ऑनर हो ही गया 40% का। और ए डायरेक्ट ऑनरशिप में है 30, तो दोनों मिला के होता है 70, तो भी वो सब्सिडरी में काउंट होगा इवन दो कोई भी सिंगल कंपनी का मोर देन 50% नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा भी आता है कि ए का सब्सिडरी बी 80% सपोज, ए का सब्सिडरी सी 70%। ठीक है, तो ये बी पे ऑनरशिप ए का है, सी पे ऑनरशिप ए का है। अब ये दोनों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली सिस्टर कंसर्न्स में काउंट होता है। ठीक है, ये भाई बहन बन गए, दोनों का पेरेंट एक ही है। ठीक है। इसके अलावा और भी थोड़े से कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन हम लोग को अभी इंड इस पे जो क्वेश्चंस आता है चेन होल्डिंग का, वो ये वाला आता है। और वह सिचुएशन में ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला इस पे कोई रिलेवेंस एक्चुअली रहता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि तुम लोग जो ए और बी का कंसोलिडेशन का प्रोसेस फॉलो करते हो, सेम प्रोसेस ए और सी के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बी का एनालिसिस ऑफ पीएनएल, तो सी का भी एनालिसिस ऑफ पीएनएल। तो अब मैं इसका एनालिसिस ऑफ नेटवर्क, इसका भी एनालिसिस ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क तक का एनालिसिस दो बार करना पड़ेगा, बी का और सी का। और उसके बाद में जब भी तुम लोग वैल्यूएशन वगैरह लिखोगे, ठीक है, तो उस पे सब एक ही लिखना है। तो उस पे जैसे नेट असेट, तो दोनों का टोटल नेट असेट। ठीक है, उसके बाद में पीसी, तो दोनों का मिला के पीसी। बाद में एनसीआई, तो दोनों का एनसीआई। तो एक मिलेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व। बाद में एनसीआई दोनों कंपनीज का सेपरेट। ठीक है, बाद में कंसिडर्ड पीएनएल में बैलेंस ऑफ एच प्लस एस वन, दोनों का प्रॉफिट वगैरह ऐड करना है। यानी कि जो एक काम हम लोग कर रहे थे, एक ही सब्सिडी के लिए कर रहे थे, वो अभी अपने को दो बार करना है। एक्सेप्ट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एक ही बार होता है। समझ गए? ठीक है, तो ये और ये अपने को कवर करना है। अब इसमें पहले अपन ये वाला पार्ट कवर करते हैं। इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ए बी का 80% ऑनर है, यानी कि एनसीआई बी लिमिटेड का 20% आएगा। अब हम लोग को बी और सी का रिलेशन नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट ए का रिलेशन सी के साथ क्या है ये अपने को फाइंड करना है। तो अभी देखो, बी सी का 70 है, बी सी का 70% ऑनर है, और ए बी का 80% ऑनर है। यानी कि बी का जितना भी असेट रहेगा, वो असेट में 80% ऑनरशिप ए का है। तो ये भी एक वन ऑफ द असेट है ना बी के लिए, इन्वेस्टमेंट। तो ये 70% में 80% ए का है, तो 70 × 80 यानी कि 56%।
ये ए का सी में डायरेक्ट ऑनरशिप में काउंट होगा, और ऑटोमेटिकली सी लिमिटेड का एनसीआई वो बन जाएगा बैलेंस 44%। ठीक है। तो हम लोग ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि बी सी का ऑनर है, ए बी का ऑनर है। हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ए बी का भी ऑनर है, ए सी का भी ऑनर है। तो ए और बी में एनसीआई क्रिएट होगा 20 का, और ए और सी में एनसीआई क्रिएट होगा 44 का। बैलेंस शीट में तुम लोग को दोनों का एनसीआई सेपरेटली शो करना है। तो बी का एनसीआई अलग से आना चाहिए, सी का एनसीआई अलग से आना चाहिए। तो तुम लोग उसको क्लब करके वगैरह नहीं लिखोगे, वो दोनों को सेपरेटली शो करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। वहां पे एनसीआई में एनसीआई ऑफ बी, एनसीआई ऑफ सी, ऐसे दोनों लिखना पड़ेगा। समझ में? ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपन यूज करेंगे, तो यही कंसेप्ट के ऊपर अब ये सब नंबर 12 अपने को दिया है। ठीक है, देखते हैं चलो। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट as of 31st March 2018 of group companies comprising Usha Limited, Nisha Limited, and Sandhya Limited. The summarized balance sheet on that date was given below. Amount in lakhs. Usha, Nisha, Sandhya. Uh, Share capital of 10 each. Reserve, retained earning. Trade payable, bills payable. Usha Limited balance. Sandhya Limited balance. देखो, ये शेयर कैपिटल, रिजर्व और रिटेन अर्निंग, ये तो अपना नेटवर्क का पार्ट है, वो एनालिसिस पे जाएगा। एक्सेप्ट उषा का, उषा होल्डिंग है, उसका एनालिसिस होता नहीं। ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ये तीनों को ऐड करके लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कैसे दिया है देखो। ट्रेड पेएबल्स तीनों कंपनी का दिया है, यानी कि वो क्रेडिटर्स है। अब बिल्स पेएबल में वो लोग ने लिखा है उषा लिमिटेड का बिल्स पेएबल, और कॉलम जो अमाउंट दिया है वो निशा के कॉलम कॉलम में दिया है। यानी कि निशा को बिल्स पेएबल है, किसके नाम का? उषा के नाम का। तो उषा के लिए बिल्स रिसेबल रहना चाहिए। ठीक है, किसके नाम का? निशा के नाम का। तो उसका बिल्स रिसेबल देखो कितना दिया है, 36 दिया है, और लाइबिलिटी में कितना है? 35। इसका मतलब ये हुआ कि 35 क्रॉस कैंसिल करेंगे, और जो वन बचेगा वो किसी और कंपनी का बिल्स रिसेबल रहेगा। समझा? किसी और पार्टी पे बिल ड्रॉ किया रहेगा, तो वन बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेगा। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो, एडजस्टमेंट दिया तो ये पूरा पिक्चर चेंज होगा। ठीक है। वैसे ही देखो आगे तुम लोग को संध्या लिमिटेड करके बिल्स पेबल दिया, और वो दिया है उषा के कॉलम, यानी कि उषा के लिए बिल्स पेबल है, तो संध्या के लिए बिल्स रिसेबल रहेगा। तो संध्या का बिल्स रिसेबल देखो कितना है, 15। दोनों मैच हो रहा है, तो डायरेक्टली वो क्रॉस कैंसिल होगा, उस पर कुछ बैलेंस नहीं है। ठीक है। रीड कैसे करना है समझ में आया ना अभी? चलो आगे दिया है टेंजिबल असेट, तीनों कंपनी को ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट देखो, 16 लाख शेयर इन निशा लिमिटेड, उषा के कॉलम में दिया है 170। 16 लाख शेयर इन निशा लिमिटेड, उषा के कॉलम में है 170। यानी कि उषा के पास निशा का शेयर है, यानी कि उषा होल्डिंग है, निशा सब्सिडरी है। वैसे दूसरा एक इन्वेस्टमेंट दिया है 12 लाख शेयर्स ऑफ संध्या लिमिटेड, और ये दिया है निशा के कॉलम, यानी कि निशा होल्डिंग है और संध्या सब्सिडरी है। तो ये वाला केस हुआ उषा, निशा, संध्या। ठीक है। उषा का ऑनरशिप निशा पे है, और निशा का ऑनरशिप संध्या पे। क्लियर? करंट एसेट, उस पे कैश, बैंक, वो तीनों को ऐड करना है। बिल्स रिसेबल क्रॉस कैंसिल करके जो बैलेंस रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। ट्रेड रिसेबल यानी कि डेटर्स, तीनों का ऐड करो। इन्वेंट्री, तीनों का ऐड करो। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। उषा लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर इन निशा लिमिटेड।
and Nisha Limited holds 75% share in Sandhya Limited. Their holding were acquired on 30th September 2017. ठीक है, उषा के पास निशा का 80% है और निशा के पास संध्या का 75 है। तो ऑटोमेटिकली उषा के पास संध्या का कितना है? 75 का 80% कितना आता है? 60। यानी कि संध्या का एनसीआई वो आएगा 40%। समझ में आया? देयर होल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर 2017। अब है ना, इंडेस आने के बाद उन्होंने जो टफ वाले जो सम्स है ना वो सब निकाल दिए। तो कॉम्प्लिकेशन एक्चुअली कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उषा ने निशा का 30 सितंबर को खरीदा और निशा ने संध्या का वो भी 30 सितंबर को खरीदा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ अपन करेंगे तो प्री पोस्ट का पीरियड 6 मंथ्स के लिए डिवाइड होगा। ठीक है। लेकिन इमेजिन करो कि उषा ने निशा का सपोज 1 जुलाई को खरीदा और निशा ने संध्या का सपोज 1 अक्टूबर को खरीदा। तो दोनों का प्री पोस्ट पीरियड अलग होगा। ठीक है। तो वो दोनों को कैसे मैनेज करना है, और उस पर रिवर्स भी हो सकता है कि पहले निशा ने संध्या का खरीदा, बाद में उषा ने निशा का खरीदा। ठीक है। तो उस पर भी प्री पोस्ट पीरियड डिफरेंट होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि प्री पोस्ट डिफरेंट होने से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ वो एक एनालिसिस डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, उषा निशा उसका 6 6 मंथ्स का प्री पोस्ट है और निशा संध्या का भी प्री पोस्ट 6 6 मंथ्स है। तो निशा और संध्या का जो पोस्ट है वो उषा और निशा के लिए भी पोस्ट ही है। लेकिन अगर रिवर्स है कि पहले निशा ने संध्या का खरीदा सपोज 1 जुलाई को, तो उसके लिए 9 मंथ्स पोस्ट आएगा। वो 9 मंथ्स में से उषा ने निशा का जो खरीदा वो 6 6 मंथ्स प्री पोस्ट में है। तो वो 9 मंथ को वापस सब डिवाइड करना पड़ेगा। 3 मंथ जाएगा प्री में और 6 मंथ्स जाएगा पोस्ट में। तो पहले 9 मंथ्स 3 मंथ्स का एनालिसिस और वो 9 मंथ में वापस सेकेंड एनालिसिस 3 मंथ और 6 मंथ। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है। तो अपने को इन डेज आने के बाद और ऐसा एक्सपेरिमेंट वाला सब वो लोग डालते नहीं है, प्रैक्टिकल में ये सब तुम लोग को एप्लीकेबल होगा। ठीक है। लेकिन होगा ये कि तुम लोग का लक फैक्टर ये रहेगा कि ऑलरेडी उन लोग ने प्री पोस्ट का एनालिसिस कर दिया रहेगा। तो उन लोग को सिर्फ पोस्ट वाला पार्ट बैलेंस शीट में ऐड करते रहना रहेगा। ठीक है। और वो भी तुम लोग डायरेक्टली तो कंसोलिडेशन वाला पार्ट तुम लोग को देगा नहीं। पहले तुम लोग को नॉर्मल जो सेपरेट अकाउंट्स है वो फाइनलाइजेशन तुम लोग को सिखाएगा। वो सिखाने के बाद वो लोग कंसोलिडेशन में डालेगा। तो उसको थोड़ा सा टाइम है अभी तुम लोग को। वो कंपनीज में जब भी काम करोगे तब भी आएगा, सीए फर्म से वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वो कंपनीज में ही मिलेगा कि कंपनीज ये अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी, सीए फर्म तो सिर्फ ऑडिट करेगी वैसे। ठीक है। तो जब भी तो कंपनीज में जॉब करोगे तभी ये आएगा। अगर अकाउंट्स में गए तो, अगर और कोई फील्ड में गए तो फिर ये सबसे छुटकारा है। और इमेजिन करो महिंद्रा एंड महिंद्रा का कुछ 120 सब्सिडरीज है। तो 120 कंपनी का कंसल्टेशन करना पड़ेगा। हाँ लेकिन फिर भी जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है वो तो मैन्युअली करना पड़ेगा ना, वो सॉफ्टवेयर थोड़ी करेगा। सॉफ्टवेयर में से नंबर्स डालना है, बाकी का पार्ट वो कंसोलिडेट करता है, लेकिन नंबर आएगा कहाँ से? वो तो अपने को ही रेडी करना है ना, वो सॉफ्टवेयर थोड़ी रेडी करेगा। The business activities of all the companies are not seasonal in nature, and therefore it can be assumed that profit are earned evenly throughout the year. तो प्रॉफिट को 6 6 मंथ्स वगैरह में डिवाइड कर सकते हैं। सीजनल बिजनेस नहीं है, इवनली है। ये भी डिफर होता है। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है कि वैसे भी अगर लिस्टेड कंपनी रहेगा ना तो क्वार्टरली अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है। सेबी के हिसाब से पब्लिश होता है। तो क्वार्टरली अकाउंट्स ऑटोमेटिकली बनता है, तो उस पर ये 6 6 मंथ्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तुमको एक्चुअल जो इंटरिम रिपोर्ट बनता है, ठीक है, वो इंटरिम रिपोर्ट में तुमको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाता है। क्योंकि फुल फ्लेज क्वार्टरली का फाइनल अकाउंट ही बनता है। तो तुम लोग को यहाँ पे एज्यूम करने की जरूरत नहीं। और अगर एमएनसी में गए तो वहां पे तो मंथली अकाउंट्स बनता है। तो हर महीने का तुम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। क्वार्टर का तो दूर की बात है, महीने का ही मिलेगा।
चलो, ऑन 1 April 2017 द फॉलोइंग बैलेंस है स्टोर्ड इन द बुक्स ऑफ निशा एंड संध्या। रिजर्व दिया है, रिटेन अर्निंग दिया है, 1 April 2017 का दिया। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे, फॉर द ईयर का मिलेगा, फॉर द ईयर को 6 6 मंथ्स पे डिवाइड करें। तो ये एनालिसिस कॉमन है। 5 lakh included in inventory figure of Nisha Limited is inventory which has been purchased from Sandhya Limited at cost plus 25%। सेलर कौन है ये चेक करो। संध्या सेलर है। ठीक है। वो तो बोल रहे हैं कि निशा के इन्वेंट्री में 5 लाख रुपया इंक्लूड है, यानी कि निशा परचेजर है, उसके पास स्टॉक है। ठीक है। विच हैज बीन परचेज फ्रॉम संध्या, तो वो परचेज संध्या से किया, वो संध्या सेलर है। ठीक है। संध्या कौन है, होल्डिंग या सब्सिडरी? सब्सिडरी। तो सब्सिडियरी के जब भी सेलर रहेगा तो उसके पीएनएल से माइनस करना पड़ेगा। और उसके पीएनएल में दो ऑनर्स है। ठीक है। एक होल्डिंग और एक एनसीआई, तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। और इस पे संध्या का प्रॉफिट वो निशा में जाने वाला है, निशा से उषा में आने वाला है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट ये अप्लाई करेंगे कि वह पहले ही संध्या के प्रॉफिट से माइनस करे एनालिसिस ऑफ नेटवर्क के टाइम पे, तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह पे खुद ही डिवाइड हो जाएगा। मैन्युअली अपन डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, कि एनसीआई का शेयर कितना वगैरह, प्रॉफिट पहले ही कम आया तो जो सभी को डिस्ट्रीब्यूट होगा एनसीआई वगैरह को, वो कम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि एक इफेक्ट ऑलरेडी माइनस होके ही आ जाएगा। सिर्फ अपने को दूसरा इफेक्ट स्टॉक से माइनस करना बाकी रहेगा, प्रॉफिट वाला इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली नेटवर्क के एनालिसिस के थ्रू आ जाएगा। समझ में आया क्या? अगर ये नहीं करना है तो मैन्युअली करना पड़ेगा, जब भी तुम लोग वो वैल्यूएशन वगैरह करोगे तभी तुम लोग को एनसीआई से एक माइनस करना पड़ेगा, कंसिडर्ड पीएनएल से माइनस करना पड़ेगा, और स्टॉक से तो माइनस करना ही। ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि अपन पहले ही नेटवर्क के एनालिसिस में ही माइनस कर देंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 5, द पेरेंट कंपनी has adopted the accounting policy to measure NCI at fair value। यानी कि यहाँ पे एक ही मेथड अप्लाई करना है, एनसीआई एट फेयर वैल्यू और एनए, यहाँ पे फेयर वैल्यू वाला मेथड अप्लाई करें। और फेयर वैल्यू क्या है? सो दैट इज कोटेड मार्केट प्राइस, कोटेड मार्केट प्राइस अप्लाइंग इंडेक्स 103। ठीक है। एज्यूम मार्केट प्राइस ऑफ निशा लिमिटेड इन संध्या लिमिटेड आर सेम एज रिस्पेक्टिव फेस वैल्यूज। ठीक है। तो एनसीआई का वैल्यू वो फेयर वैल्यू पे लेना है, और फेयर वैल्यू क्या है? तो वो मार्केट प्राइस है। और वो लोग बोल रहे कि मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम है, यानी कि इन शॉर्ट एनसीआई को फेस वैल्यू पे लेना है। अब देखो ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, निशा का 200 है। ठीक है। उषा के पास निशा का 80% शेयर है, यानी कि ऑटोमेटिकली एनसीआई 20% आएगा, तो वो 200 का 20% आएगा, 200 का 20%। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक जो अपन सम सॉल्व कर रहे थे ना, उससे वो लोग अलग कंसेप्ट बता रहे। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि पहले एनालिसिस ऑफ नेटवर्क कर रहे थे। ठीक है। वो नेटवर्क में जो प्री वाला कॉलम आता था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक एच और एक एनसीआई। तो अपना जो दूसरा मेथड है एनसीआई एट एनए, उस पे अपन वो वैल्यू एनसीआई का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ते थे। याद आया? ठीक है, एनसीआई एनए एनए वाला। और एनसीआई फेयर वैल्यू के लिए क्या करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल उषा ने 80% शेयर कितने में खरीदा, तो 180 में खरीदा, 170 में सॉरी। ठीक है, बैलेंस शीट एसेट में इन्वेस्टमेंट है 170। तो 170 80% का है, तो 20% का कितना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन निकाल देते हैं एनसीआई का वैल्यू फेयर वैल्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि ये जो 170 है ना, दैट इज नॉट द फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है? कोटेड मार्केट प्राइस। और कोटेड मार्केट प्राइस क्या है? सेम इज फेस वैल्यू। ठीक है। तो अगर तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे 170 वो 80 तो 20 कितना, तो वो वैल्यू डिफरेंट आएगा।
और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 200, वो टोटल मार्केट वैल्यू 100% शेयर का है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है ना, तो 100% शेयर का वैल्यू 200 है। ठीक है, तो 20% का कितना, तो 20% का 40 आएगा। समझ में आया? तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, तो वो लोग बोल रहे कि ये 170 को फेयर वैल्यू मत पकड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लोग ने 170 में शेयर खरीदा रहेगा, तो वो बार्गेनिंग हुआ रहेगा, और हमने या तो मार्केट प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करके खरीदा रहेगा, सामने वाला अगर बेचने को रेडी नहीं रहेगा तो, या तो हमने बार्गेनिंग करके कम भाव में खरीदा रहेगा। अगर वो ज्यादा खरीद रहे एक साथ बल्क में, तो मे बी पॉसिबल कि वो कम भाव पे बेच दे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा भाव पे किया है। कैसे? 200 का 80% 160 होता है, हमने खरीदा 170 में। यानी कि सामने वाले को इंड्यूस करने के लिए कि तो तेरा कंपनी बेच, हमने 10 लाख ज्यादा पे किए। समझ में आया? सो वो 170, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू फेयर वैल्यू। ठीक है, इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन फेस वैल्यू लो, विच इज नथिंग बट द मार्केट प्राइस। क्लियर? द कैपिटल प्रॉफिट प्रिफरेबली इज टू बी एडजस्टेड अगेन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का वर्किंग है ना, उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करके बोलते हैं, COC। ठीक है, तो COC बोला तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व का वर्किंग। एकदम प्रिसाइज बताओ तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। COC बोला तो इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल कैसे एक्वायर किया, बाय एक्वायरिंग द शेयर, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को अपन COC करके बोलते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट COC के सामने एडजस्ट कर ऐसा बोलते हैं, यानी कि प्री इक्वेशन जो अपन इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हैं, वो यहाँ पे वो लोग बता रहे। प्री इक्वेशन प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, प्री इक्वेशन डिविडेंड। ठीक है, वो कैपिटल प्रॉफिट है, और उसको अपन इन्वेस्टमेंट के सामने एडजस्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूरा 170 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ही है। कंट्रोल एक्वायर करने के लिए जो भी अमाउंट पे किया, टोटल अमाउंट, उसको COC करके बोल, यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो 170 पूरा का पूरा COC है। अगर अपने को प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलेगा, तो उसको 170 से माइनस करेगा। ठीक है, लेकिन ये सब में डिविडेंड पेड वाला एडजस्टमेंट ही नहीं, क्योंकि सम ऑलरेडी मल्टीपल सब्सिडरीज का बना के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया रेगुलर सम से, तो उस पर बाकी के जो कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट रहते हैं वो लोग वो निकाल रहे हैं। वरना एनालिसिस ऑफ PNL में वो सब भी इफेक्ट देना पड़ेगा डिविडेंड वगैरह का। तो ये विद इन टाइम भी सम होना चाहिए ना, क्योंकि 2 बार एनालिसिस करना है। एक निशा का एनालिसिस होगा और एक संध्या का होगा, दोनों का हर चीज 2 बार लिखना है। आया समझ में? लेकिन एक ध्यान में रखना कि कंसिडर बैलेंस शीट एक ही बनता है। तो ऐसे नहीं होता कि उषा प्लस निशा के एक अलग से, उषा प्लस संध्या के एक अलग से। दोनों का कंसिडर बैलेंस शीट बनेगा उषा प्लस निशा प्लस संध्या। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैंने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर सपोज 120 सब्सिडरीज है, तो कंसिडर बैलेंस शीट पूरे 120 सब्सिडरीज का एक ही बनेगा। 120 बैलेंस शीट बनाना नहीं है। ठीक है। बनेगा ना, सेपरेट अकाउंट तो सभी का बनेगा। यानी कि अगर वो महिंद्रा महिंद्रा का 120 सब्सिडरीज है, तो 120 फाइनल अकाउंट बनेगा सेपरेट। कंसोलिडेट करने के टाइम पे एक ही कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनता है, तो 120 कंसोलिडेट बैलेंस शीट नहीं बनता। कंसोलिडेट बैलेंस शीट एक ही रहता है। इसके लिए अपन ऊपर हेडिंग में लिखते हैं ग्रुप। ग्रुप बोला तो होल्डिंग प्लस ऑल इट सब्सिडरीज। ठीक है। चलो, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, इसमें होल्डिंग परसेंटेज, NCI परसेंटेज। अब देखो, उषा का निशा में
डायरेक्ट ऑनरशिप है, 80% दिया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली निशा का एनसीआई 20% आएगा। ठीक है, ये निशा लिमिटेड का एनसीआई। वैसे ही उषा का संध्या में डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट है, तो वो कैसे आएगा? तो 75 का 80%, 60, यानी कि एनसीए आएगा 40। ये किसका? संध्या लिमिटेड का एनसीए। ठीक है, तो अभी दो ही कंपनीज है, उषा प्लस निशा, उषा प्लस संध्या। अभी निशा प्लस संध्या वाला जो रूट था वो हमने निकाल दिया। अभी निशा का संध्या में अपने को कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट उषा का संध्या में क्या रिलेशन है वही अपने को देख। क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फेलो सब्सिडरी बोले तो संध्या, संध्या लिमिटेड का पहले अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वो हो जाने के बाद अपन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे ये निशा का, और उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन। ठीक है, और वैल्यूएशन एक ही रहेगा, वो और अलग अलग नहीं रहेगा। और उसके बाद में एक कॉमन बैलेंस शीट अपने को फाइनली बनाना है। ठीक है, तो संध्या लिमिटेड का पहला स्टेप 1, एनालिसिस ऑफ पीएनएल। रिटेन अर्निंग है या पीएनएल है? एनालिसिस ऑफ रिटेन अर्निंग। चलो, रिटेन अर्निंग ऑन डेट क्या है बैलेंस शीट का? 31 मार्च 18। कितना दिया बैलेंस शीट में? 30। April 17 को कितना था रिटेन अर्निंग? 15। कहा दिया है पॉइंट नंबर 3 में, संध्या वाले टेबल में रिटेन अर्निंग 15। ठीक है, तो फॉर द ईयर मिलेगा 15। डेट ऑफ इक्वेशन 30 सितंबर 17 दिया है, तो 6 मंथ्स पे डिवाइड होगा, तो 7.5 7.5। ये प्री, प्री और ये पोस्ट, तो टोटल 15 प्लस 7.5 और पोस्ट 7.5। ठीक है, सेम लाइन पे दोनों को एनालिसिस करना है। दूसरा क्या दिया है, रिजर्व करके। स्टेप 2, एनालिसिस ऑफ रिजर्व। रिजर्व में 30 का बैलेंस था 1 अप्रैल को, अभी कितना बैलेंस है? 40 का है। रिजर्व ऑन 31 मार्च 18, 40। 1/4/17 को 30 था, तो फॉर द ईयर 10, 6 मंथ्स, तो 5 and 5। प्री, प्री, पोस्ट। प्री हो जाएगा 35, पोस्ट हो जाएगा 5। ठीक है, स्टॉक रिजर्व का एक वर्किंग अपने को करके रखना चाहिए था, अभी कर लेते वो। डिविडेंड का इस पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली ये एनालिसिस हो गया, अदरवाइज यहाँ पे डिविडेंड माइनस करके जो करना है वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक स्टॉक रिजर्व का एक वर्किंग कर लेते। स्टॉक रिजर्व, संध्या ने निशा को सेल किया। ठीक है, कितना स्टॉक है? एडजस्टमेंट रेड करो।
तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट प्लस कितना है 25, तो ये होगा 125। और इन्वेंट्री में 5 लाख इंक्लूड है, तो 25 कितना, ठीक है 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोस्ट प्रॉफिट है 7.5, हम लोग ये ऑलवेज पोस्ट ही गिनते हैं ना, तो ये जो पोस्ट प्रॉफिट है 7.5 उसमें से 1 माइनस कर देगा, तो ऑटोमेटिकली पोस्ट प्रॉफिट दो पार्ट में आगे डिवाइड होता है, कंसिडर पीएनएल और एनसीआई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 1 भी डिवाइड होके ही आ जाएगा। समझ में आया? अदरवाइज अगर पहले माइनस नहीं किया, सपोज वो भूल गए तुम लोग एग्जाम के घाई में, और बाद में जब ये वैल्यूएशन आया तभी तुमने वो एडजस्टमेंट रेडी किया कि स्टॉक रिजर्व है, तो वो टाइम पे सिर्फ ये 1 को डिवाइड कर देने का, और 1 का प्रपोर्शन क्या आएगा, तो 60-40। 60% कंसिडर्ड से माइनस होगा और 40% एनसीआई से माइनस होगा। हाँ समझ में, तो भूल गए तो भी टेंशन नहीं है, बाद में तुम लोग इफेक्ट दे सकते हो। और अगर पहले ही दे दिया तो बाद में आगे दूसरी बार इफेक्ट मत देना, सिर्फ स्टॉक से माइनस करना है, वो तो रहेगा ही ऑलवेज। समझा? चलो अभी एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ संध्या लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ। इसके बाद में रिटेन अर्निंग, ये 22.5 और 7.5। अब ये 7.5 में 1 माइनस करेंगे स्टॉक रिजर्व का, रीवैल्यूएशन तो है ही नहीं ना। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अगर रहता तो उसका भी इफेक्ट देना पड़ता, प्रॉफिट ऐड करो और उसका इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन माइनस करो वगैरह, वो सब कुछ सेम जैसे पहले करे थे वैसे ही करना है। ठीक है, तो 1 का स्टॉक रिजर्व तो 6.5, रिजर्व रिजर्व 30.5, कितना होगा, उषा लिमिटेड एनसीआई, उषा है, निशा नहीं। ठीक है, तो प्रपोर्शन लेना है 60-40। 87। अब ये 6.9 का ब्रेकअप दे दो, यहाँ पे दो अमाउंट है, तो रिटेन अर्निंग और रिजर्व, ये होगा 6.5 का 60% और ये होगा 5 का 60%। ये दोनों का टोटल मिला के 6.9 आया समझ में? ठीक है, आई थिंक ये पहला समय जहाँ पे वो ब्रेकअप आ रहा है, अभी तक कोई सब में आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस ऑफ संध्या लिमिटेड, पूरा एनालिसिस हो गया। अभी अपन स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ निशा लिमिटेड, सेम लाइन पे, रिटेन अर्निंग का, रिजर्व का और ये नेटवर्क का, तीन एनालिसिस, बाद में अपना स्टार्ट होगा वैल्यूएशन। ठीक है, तभी पार्ट 2 निशा लिमिटेड, ये तो लगा पार्ट 1। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ पीएनएल, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग ऑन 31 मार्च 18 बताओ। 25। 1 अप्रैल को कितना था, 10, तो फॉर द ईयर 15, 6 6 मंथ्स, 7.5 7.5, तो ये प्री प्री और ये
पोस्ट प्री में हो जाएगा 17.5, पोस्ट में 7 पॉइंट। स्टेप 2, एनालिसिस ऑफ रिजर्व। रिजर्व ऑन 31 मार्च 18 कितना है? 1 अप्रैल 50, 1 अप्रैल 17, तो फॉर द ईयर 5 and 5, प्री में 45, पोस्ट में 5। स्टेप 3, एनालिसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ निशा लिमिटेड। बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 200, रिटेन्ड अर्निंग 17.5, और यहाँ पे स्टॉक रिजर्व का कुछ झमेला नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे माइनस किया था स्टॉक रिजर्व, वैसे यहाँ पे कुछ भी माइनस वगैरह नहीं करना है, रिवैल्यूएशन वगैरह भी नहीं है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। रिजर्व 45 and 5, उषा लिमिटेड एनसीआई अभी 80/20। अब 10 का ब्रेकअप दे दो। 7.5 का 80% और 5 का 80%, 6 and 4। ठीक है। अब इसमें से अपन इग्नोर क्या क्या करेंगे, ये अपने को कोई काम का नहीं है, ये अपन कहीं पे यूज ही नहीं करते। ये अपन यूज करते हैं अगर एनसीआई एनए पे वैल्यू होता है। ये सब में एनए पे वैल्यू नहीं करना है, फेयर वैल्यू पे, और फेयर वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू बोल रहा है। तो ये भी कुछ काम का नहीं है। अपने को ये दो ब्रेकअप काम आएगा, कंसोलिडेटेड रिजर्व और पीएनएल में ऐड करने को, और ये काम आएगा। वैसे सेम वे ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये एक अपने को काम का है। ये 2 3 और ये 4। ठीक है, तो अपन नंबर थोड़ा दे के रखते हैं रेफरेंस के लिए। ये नंबर 1 ये काम का है, ये 2, ये 3, और ये 4, ये 5 6 7, और ये 8। ये इतने नंबर्स अपन आगे यूज करेंगे वैल्यूएशन। ठीक है, चलो ये लिख लो। ओके, अभी नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो आएगा वैल्यूएशन। उस पे फर्स्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब इसके लिए हम लोग लेंगे एनए, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स निशा का नेट एसेट ये रहा 262.5। ठीक है, एनए।
और संध्या का 217.5। ठीक है। इस पे हम लोग माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट। अब उषा का निशा में इन्वेस्टमेंट कितना है चेक करो बैलेंस शीट से। 170। ठीक है। और निशा का संध्या में दिया हुआ है कितना है? कितना है वैल्यू अमाउंट कितना दिया? 140। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, ध्यान दो। हम लोग अभी जो वर्किंग कर रहे हैं ना, वो उषा का डायरेक्ट संध्या का गुडविल कैपिटल को निकाल रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट है 140, वो उषा का संध्या में नहीं है, वो निशा का संध्या। तो निशा का पूरा असेट अपना नहीं है। ठीक है। होता क्या है कि उषा निशा में 80% ऑनर है। तो निशा का हर असेट, उसमें 80% ओनरशिप उषा का है। ठीक है। तो अगर निशा के बैलेंस शीट से अगर अपन इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे, यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं, तो अगर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर दिया तो अपन बोले कि वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अपना ही है, जबकि वो अपना नहीं है ना। ठीक है। तो निशा का जितना भी एसेट है उसका सिर्फ 80% ही अपना है। तो अपने को सिर्फ 80% ही लेना है, पूरा नहीं लेना है। पता चला? बाकी का 20% जो इन्वेस्टमेंट है वो निशा के एनसीआई का है। पता चला? तो इन्वेस्टमेंट ऑफ निशा इन संध्या 140 का दिया है। ये 140 में ओनरशिप ऑफ उषा इन निशा 80% है, और बाकी का एनसीआई 20% है। तो 140 का 80%, 112, और 140 का 20%, 28। ये अपन एनसीआई को देगा। पूरा लेके बैठ नहीं सकते, अपन 100% ऑनर नहीं है। समझा? तो अपन यहाँ पे पूरा का पूरा 140 कैंसिल नहीं कर पाएंगे। जितना अपने ऑनरशिप में आता है 140 का 80% यानी कि 112, उतना ही अपन कैंसिल कर पाएंगे। समझ में आया? ठीक है। तो 140 इंटू 80% यानी कि 112। ठीक है। ये यहां से हमने लिया। पता चला? ठीक है। दूसरा, एनसीआई। एनसीआई वो लोग ने बोला है कि कोटेड मार्केट प्राइस पे लो, एंड कोटेड मार्केट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है। तो निशा का कैपिटल 200 का है ना, तो 200 का 20% एनसीआई आएगा। ठीक है। फेस वैल्यू इंटू 20%। ठीक है। यानी कि 40। और इसका जो कैपिटल है वो है 160। तो 160 का 40% एनसीआई है। 60 है ना अपन, तो एनसीआई 40 है, तो 40% 64। पता चला? वेरी वन, समझ में आया? टोटल 210। कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो रहा है दोनों में।
262.5 माइनस 210, 52.5, 217.5 माइनस 176। ठीक है। इस पे जरूरी नहीं कि दोनों में कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व भी आएगा, एक का गुडविल एक का कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 52 गुडविल है, 41 कैपिटल रिजर्व है, तो दोनों को नॉक ऑफ करके सिर्फ गुडविल कंटिन्यू करेगा। और अगर अपोजिट है, 41 गुडविल है, 52 कैपिटल रिजर्व है, तो दोनों को नॉक ऑफ करके कैपिटल रिजर्व कंटिन्यू करेगा, जो हायर रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। समझा? दोनों को लिखने का नहीं कि गुडविल को गुडविल में लिखो, कैपिटल रिजर्व को रिजर्व में लिखो, वैसे नहीं करने का, दोनों को नॉक ऑफ करके एक ही आएगा। क्लियर? तो ये दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है अभी? ये अपने कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब दूसरा वर्किंग है एनसीआई। अब इस पे भी निशा लिमिटेड का एनसीआई और संध्या लिमिटेड का एनसीआई। सबसे पहले एनसीआई एट फेयर वैल्यू ऑन 30 सितंबर 17, ये वाला अमाउंट आएगा 40 एंड 64। ठीक है। इसमें पोस्ट वाला प्रॉफिट ऐड करेंगे। और इसका पोस्ट का प्रॉफिट है 2.5। और इसका पोस्ट का प्रॉफिट है 4.6। ठीक है। तो अपने को टोटल लिया तो एनसीए मिल जाता है। स्टॉक रिजर्व माइनस करना है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने स्टॉक रिजर्व माइनस करके ही लिखा था, इसके लिए माइनस नहीं करना है। अगर ये पहले से माइनस नहीं किया रहता तो ये हो जाता 12.5, 12.5 में ब्रेकअप आता। ठीक है, तो ये अमाउंट ज्यादा आता, और वो माइनस करते स्टॉक रिजर्व तो ऑटोमेटिकली वो 4.6 पे आ जाता। ठीक है, तो हमने पहले माइनस कर दिया, तो फिर वापस अभी और कुछ माइनस नहीं करना है। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि इन्वेस्टमेंट जो 140 था, वो 140 का 80% हमने ले लिया, यानी कि उषा ने ले लिया 112। ठीक है। और वो 112 हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, उसका रिजल्ट आया कैपिटल रिजर्व। अब जो 140 का दूसरा 20% है, 28, वो एनसीआई का है ना, तो एनसीआई को दे दो। रख नहीं सकते ना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी उषा निशा संध्या तीनों अपन ही है। तो जब भी कंसिडर बैलेंस शीट बनेगा, तो अपन अपना ही शेयर असेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बता सकते। तो ये जो 28 बच गया, ये अपन रख नहीं पाएंगे। तो ये अपने को एनसीआई का हिस्सा है, एनसीआई को दे देना है। ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ पे एनसीआई टोटल 42 रुपीज मांग रहा है अपने से, लाइब्रेरी में शो करे ना अपन। तो वो बोल रहा है कि तुम लोग पूरा कंपनी लेके बैठ गए, हमारा क्या होगा? तो हमने एनसीआई को लाइबिलिटी में शो किया कि देखो तुम्हारा पैसा कंपनी में 42.5 का है, तुम्हारा हिस्सा। तो वो लोग अपना हिस्सा मांग रहे 42.5, और उस पे से अगर हमने 28 दे दिया, इन्वेस्टमेंट वो लोग को दे रहे हैं ना, तो वो माइनस करूं या प्लस करूं? यानी कि वो लोग का क्लेम और बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? ये जो 42.5 जो मांग रहे हैं ना, वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अपन बाकी हर असेट एंड लायबिलिटी को एच प्लस एस करके लिख रहे हैं। अब एस पूरा का पूरा अपना नहीं है, तो अगर हमने पूरा एस का असेट लिख दिया, तो ये क्या ऐसे ही बैठेंगे? तो हमने क्या किया, एस का पूरा 100% असेट लिखा, लेकिन सामने उसको जो 20% देना है, वो अपन लायबिलिटी में शो करे कि देखो भाई हम लोग तेरा असेट ले रहे हैं, लेकिन तेरा अमाउंट हम लोग पेबल करके बता रहे हैं, यानी कि तुम लोग का क्लेम है। ठीक है। तो ये एक असेट ऐसा है कि जो अपन ले नहीं रहे, तो ये एनसीआई को दे दो, वो लोग का क्लेम ऑटोमेटिकली कम हो जाए। समझा? तो यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ
निशा इन संध्या ट्रांसफर्ड 28। ठीक है, ये वाला। ये निशा के एनसीआई को दे रहे हैं, संध्या के एनसीआई में माइनस मत करना वरना गड़बड़ होगा। ठीक है, तो निशा के एनसीआई को अपन दे रहे हैं। अभी फाइनली बताओ कितना। समझ में आया? तो ये एक ट्विस्ट था, ये ध्यान से तुम लोग को इफेक्ट देना पड़ेगा, ये चेन होल्डिंग वाले समय। अभी तीसरा आखिरी पार्ट, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स। तो रिटेन अर्निंग और रिजर्व। सबसे पहले बैलेंस ऑफ उषा लिमिटेड, बताओ कितना है। रिजर्व पहले बैलेंस शीट में बराबर बताया ना तो मैंने, रिटेन अर्निंग और रिजर्व का। ओके, अब इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर। अब पोस्ट एक्विजिशन शेयर दो आएगा, उषा को शेयर मिलेगा फ्रॉम निशा और उषा को शेयर मिलेगा फ्रॉम संध्या। ठीक है, उषा को निशा से 6 और 4 मिल रहा है, निशा से। ठीक है, 6 और 4, नंबर 6 और 7। और उषा को संध्या से 3.9 और 3 मिल रहा है, नंबर 2 और 3। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टॉक रिजर्व रहेगा, ठीक है, सोल्ड बाय उषा, तो वो अपन ले गए। लेकिन निशा ने जो बेचा या संध्या ने जो बेचा वो एनालिसिस में ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो वो वापस दूसरी बार नहीं आएगा। इसके अलावा अगर प्री एक्वेशन डिविडेंड रहेगा, एग्जाम में जो नहीं रहेगा वो लिखना नहीं है, ये कॉम्प्रिहेंसिव दोनों को रिवीजन में याद है इसके लिए ये सब बता रहा हूँ। प्री एक्वेशन डिविडेंड रहेगा तो वो दोनों को दूसरा इफेक्ट यहाँ पे पीएनएल से माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली टोटल ले लो। नहीं, ये भी। ठीक है, समझ में आया ना? अभी कंसिडर्ड बैलेंस शीट, अपना लास्ट पार्ट मैं रफ पे बना रहा हूँ, तुम लोग फेयर में बनाना। उषा लिमिटेड ग्रुप। चलो असेट्स पे बोलते जाओ, क्या क्या है। वैसे ही नाम है। हम्म, तीनों कंपनी का ऐड करना है। 160, 180, 150। कितना? 490। इन्वेस्टमेंट आएगा क्या? गुडविल क्रिएट हुआ कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ? तो गुडविल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करंट असेट में सिर्फ एक ही, पीपी, पीपी में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, नेट ऑफ करके एक ही कंटिन्यू करेगा, दोनों को लिखने का नहीं।
चलो करंट एसेट में ऑर्डर में ही जाते हैं। इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री में 110, 35, 25 -1 स्टॉक रिजर्व। ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल में ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में देखो एक ट्रेड रिसीवेबल करके दे दिया है। कितना कितना है? 130, 50, 110, 290। और बिल्स रिसेबल में 36 +15 -36 के सामने लाइबिलिटी कितना है? 35। और 15 के सामने लाइबिलिटी कितना है? 15। यानी कि 1 कंटिन्यू करेगा तो 291। ये सब नोट्स पे तो लोगों को शो करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे रफ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 114, 20, 20। इक्विटी, उस पे इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ आएगा उषा का 300। दूसरा रिजर्व, अदर इक्विटी में आएगा रिटेन्ड अर्निंग, ये 89.9। अदर रिजर्व 97। और यहाँ पे क्रिएट हुआ कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 94। बताओ। 1 280.9। उसके बाद में थर्ड आएगा एनसीआई। इसका भी तो लोगों को नोट बनाना पड़ेगा। निशा लिमिटेड का एनसीआई कितना है? 14.5। और संध्या लिमिटेड का एनसीआई 68.6। कितना होगा? उसके बाद में लाइबिलिटीज, बाकी सब लाइबिलिटी टाइम पास ऐड करते जाना है। डायरेक्ट करंट लाइबिलिटी है, उस पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, उसमें ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में एक वो लोग ने ट्रेड पेबल करके दिया। ठीक है, तो 235, 115, 90। कितना? 440। और बिल्स पेबल है 35 और 15। और इसपे से 35 क्रॉस कैंसिल हो रहा है, दूसरा इफेक्ट। 15 क्रॉस कैंसिल हो रहा है, दूसरा इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया 0। चेक करो। आया समझ में? तो ये चैप्टर का हाईएस्ट लेवल का सब अपने से बोल सकते, क्रॉस होल्डिंग या चेन होल्डिंग। ठीक है। नहीं, वो अब भी नहीं आ सर। एएस में वो सब होता था, यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि एएस का जो कंसोलिडेशन का प्रोसेस था ना वो अलग था। उस पर अपन ऐसे नहीं कर रहे थे उषा का संध्या में, ऐसे अपन लेते ही नहीं थे, अपन निशा का संध्या में ही रखते थे। तो वहां पे डेट अलग अलग रहेगा ना, तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाता।
वैसे यहाँ पे क्या हुआ, वो लोग ने वो सिस्टम ही निकाल दिया कि निशा का संध्या में हम लोग को नहीं चाहिए, डायरेक्टली उषा का संध्या में कितना है वो निकाल, और उसके बेसिस पे अपन वर्किंग कर। तो इसके लिए उसका कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट है ना, वो अभी निकल गया है, वो अभी नहीं आता। प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, लेकिन अपने को स्टूडेंट लेवल पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए वो देते नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। बैलेंस शीट दिया है पी, एस और एस एस। पीपी इन्वेस्टमेंट 32 लाख शेयर्स इन एस। ठीक है, पी के कॉलम में है, यानी कि पी एस का होल्डिंग है। 24 लाख शेयर्स इन एस एस, ये एस के कॉलम में दिया। नाम कुछ और देना चाहिए था, बहुत कंफ्यूजन में हूँ। तो एस 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 का होल्डिंग है। ठीक है, यानी कि फेलो सब्सिडरी बनेगा एस एस। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, बिल्स रिसेबल, कैश बैंक, शेयर कैपिटल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल। अगेन देखो, प्रीवियस समय था वैसे ही है। बिल्स पेबल में पी लिमिटेड का नाम है और अमाउंट दिया है एस के कॉलम में, यानी कि एस के लिए बिल्स पेबल है, तो पी के लिए बिल्स रिसेबल रहेगा। तो पी का बिल्स रिसेबल देखो कितना है, 72, जबकि इसका बिल्स पेबल है 70। तो 70 कैंसिल होगा, टू कंटिन्यू करेगा। ठीक है, एस एस का नाम है, अमाउंट दिया है पी के कॉलम में, यानी कि पी के लिए लाइबिलिटी है, तो एस एस के लिए असेट रहेगा। तो एस एस का देखो 30 और 30। ठीक है, डायरेक्टली क्रॉस कैंसिल। पी होल्ड्स 80% शेयर इन एस, एस होल्ड 75% शेयर इन एस एस। ऑल शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 30 सितंबर, सेम एडजस्टमेंट। बिजनेस एक्टिविटीज सीजनल नहीं है, सेम एडजस्टमेंट। रीजो और रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया 1 अप्रैल का, सेम वे। 10 lakh included in inventory figure of S is inventory which has been purchased from SS at cost plus 25. Same adjustment. Parent company has adopted accounting policy to measure NCI at fair value, quoted market value, applying index 103. Assume market price of SS and S are same as respective face values. Same adjustment. Homework. ये दोनों सब सीए के एग्जाम प्रॉब्लम्स थे। अभी सब नंबर 10 में आ जाओ। सम नंबर 10 ये तुम लोग का सीएमए का मॉड्यूल का सम है। प्रिपेयर कंसिडर बैलेंस शीट ऑफ ग्रुप ऑफ पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 16। बैलेंस शीट दिया है, पीपी दिया है, इन्वेस्टमेंट इन क्यू 80% वहां पे लिख दिया। तो पी के पास क्यू का शेयर है 80%। इन्वेस्टमेंट इन आर 75%, क्यू के पास आर का शेयर है 75। तो सेम वे 60% होगा पी का आर में और 40% होगा एनसीआई। ठीक है, करंट असेट उस पे है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, बिल्स रिसेबल, कैश और बैंक। इक्विटी शेयर, अदर इक्विटी, यहाँ पे रिजो अलग से दिया नहीं है, तो सिर्फ अदर इक्विटी का दोनों का एनालिसिस करना है। ठीक है, करंट लायबिलिटी उस पे है ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल। कंट्रोल वाज एक्वायर्ड ऑन 39/2015 ऑन 1/4/15 बैलेंसेज वेयर अदर इक्विटी का, क्यू का और आर का। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल का बैलेंस फॉर द ईयर और 6 6 मंथ्स पे डिवाइड होगा। एनसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो लोग ने ये नहीं बोला है कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू का फेयर वैल्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा, आर के फेयर वैल्यू में प्रॉब्लम होगा। तो देखो क्यू का कैसे होगा, एनसीआई जो भी वैल्यू करोगे ना क्यू का, तो 480 वो 80% के लिए, तो 20 के लिए कितना,
समझा? 480 वो 80 के लिए है, तो 20 के लिए कितना? और ये क्यू का कैसे करोगे? 300 वो 75 के लिए है, तो 60 के लिए कितना? 60 नहीं, 40 के लिए कितना? एनसीआई 40 है ना? कुछ समझा मैं क्या बोला? 300 जो है वो 75 के लिए है, 75% शेयर खरीदा था। भले वो क्यों नहीं खरीदा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मार्केट प्राइस पे खरीदा रहेगा ना। तो फेयर वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस ही है। तो 75% शेयर का मार्केट प्राइस 300 है। एनसीआई 25 नहीं है, एनसीआई कितना है? 40। तो 75% के लिए 300, तो 40% के लिए कितना? पता चला? एवरीवन क्लियर है ना? बाकी पूरा का पूरा सम सेम लाइन पे है, सिर्फ ये एक नया पार्ट है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेना है, लेकिन फेयर वैल्यू फेस वैल्यू नहीं। ठीक है, बस ये एक ही डिफरेंस है, बाकी पूरा सम सेम है। अब आगे का देखो क्या बोल रहे हैं। इन्वेंट्री ऑफ क्यू इंक्लूडेड 16 परचेज फ्रॉम आर एट कॉस्ट प्लस 33.33%। ठीक है, क्यू ने आर से खरीदा है, तो आर सेलर, तो आर के पोस्ट पीएनएल से माइनस करना पड़ेगा 33.33%, यानी कि कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट आएगा 33.33, सेलिंग प्राइस आएगा 133.33। लिखने के टाइम पे 0.33 लिखने का, कैलकुलेट लेने के टाइम पे पूरा रिकरिंग लेने का एंड तक। ठीक है, तो 16 वो 133 है, तो 33 कितना? तो 16 इंटू 33.33 डिवाइड बाई 133.33, कितना आ रहा है? रिकरिंग लेना पूरा एंड तक, तो राउंड ऑफ आएगा कितना? 4। मिला? तो ये 4 पोस्ट पीएनएल से माइनस करेंगे आर के। बिल्स रिसेबल ऑफ आर इंक्लूड्स 30 फ्रॉम पी, बिल्स रिसेबल पी इंक्लूड्स 40 फ्रॉम क्यू। इस पर डिस्काउंट एंडोसमेंट वगैरह कुछ नहीं, तो डायरेक्टली ये 30 और 40 क्रॉस कैंसिल करो, इंटर कंपनी। समझा? हो गया। तो बाकी का पार्ट इजीली मैनेज होगा, सिर्फ वो दोनों को एनसीआई के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एनालिसिस तक सब कुछ सेम। एनालिसिस के बाद जब यहाँ पे आओगे, तो 200 का 20% दिया, उसके जगह पे तुम लोग क्या करोगे? 480 वो 80 है, तो 20 कितना? ठीक है, 480 वो 80 है, तो 20 कितना? किसके लिए? निशा के लिए। और संध्या के लिए क्या होगा? 300 वो 75 है, तो 40 कितना? पता चला? ठीक है, बाद में आगे का वर्किंग वापस रूटीन लाइन पे जाएगा, सिर्फ वहां पे तुम लोग को केयरफुल रहना। ठीक है।